इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री हमारी सब कोल के बजाय और ऑयल के बजाय सब हाइड्रोजन पे चलेगा। हमारा हवाई जहाज बायो फ्यूल पे चलेगा, जो किसान तैयार करेगा। और 80 लाख टन का बिटुमिन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून अपना जो हिंदुस्तान का जो है वो जी। और सेंट्रल रिसर्च और रिसर्च किया और बायो बिटुमिन बनाया। 8 फीचर्स उसमें अच्छे हैं। इस देश का किसान अन्नदाता है, अब ऊर्जा दाता बन गया, अब बिटुमिन दाता बन गया, अब बायो एविएशन फ्यूल दाता बनेगा। और इस देश में गेहूं चावल मक्का लगा के किसान का भविष्य नहीं बदल सकता। फिर गांव समृद्ध होंगे, स्मार्ट शहर के बजाय स्मार्ट विलेज बनेंगे। गांव में सीबीएसई की अच्छी स्कूल होंगी, अच्छा अस्पताल होगा, अच्छे डॉक्टर होंगे। गांव में 24 घंटे पानी मिलेगा, 24 घंटे बिजली होगी और किसान को उसके फसल के लाखों में पैसे मिलेंगे। तो गांव का आदमी कोई शहर में नहीं आएगा। तब जो हिंदुस्तान का विकास होगा, तब आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हिंदुस्तान दुनिया की महाशक्ति बनेगी। 2030s की बात है। 2030s एक रियलिस्टिक। सर, एक हमारे यहाँ एक हम जिनको मानते थे, एक दत्तोबंद ठेंगड़ी करके बहुत बड़े थिंकर थे जी। बहुत बड़े थिंकर थे। तो उन्होंने एक बात अच्छी कही थी कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट हिज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर हु थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। ये कितने समय में होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जिन नीतियों पर हम और हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, तो 10-1 साल के में आपको ऐसे परिणाम निकलेंगे कि परिस्थितियाँ बदलती हुई एकदम दिखेगी। वैसे आज ही बदल रही है और दिखेगी, और धीरे धीरे उसमें चलते आएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। अब मुझे बताओ, लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है। हमने अच्छे रोड बनाए, फिर पेट्रोल डीजल के बजाय इथेनॉल आया, एलएनजी आया, सीएनजी आया, इलेक्ट्रिक की गाड़ी आई, बस आया, हाइड्रोजन की गाड़ी आई, अभी वो ट्रॉली पर इलेक्ट्रिक हाईवे बन रहे। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर, मेरी कोशिश है, इट्स नॉट माई कमिटमेंट नाइदर माई डिक्लेरेशन, क्योंकि मैं साफ साफ बोलने वाला हूँ, दो साल के अंदर लॉजिस्टिक कॉस्ट में 36 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ। और ऐसे नहीं तो 9% पे आएंगे, सिंगल डिजिट पे। तो 16% से 9% आएंगे तो 6%, 7% का आपकी बचत हो गई। तो एक्सपोर्ट मार्केट में आपका पोटेंशियल बढ़ेगा। मैं जब मंत्री बना तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो 4.5 लाख करोड़ की थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब। अब बीच में 2 महीने पहले तक हम लोग चौथे नंबर पर थे। आज हम जापान को पीछे डालकर तीसरे नंबर पर आए। 12.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनी, 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिला, और राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जीएसटी देने वाली इंडस्ट्री है। अब मुझे बताइए कि आने वाले समय में अगर इसी प्रकार से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 12.5 लाख करोड़ की है, और हमारा उद्दिष्ट है, मिशन है, फिर टारगेट है, नॉट डिक्लेरेशन, कि हमारे देश में देश को पहले नंबर पर ले जाए। अब पहले नंबर पर है कौन? अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर इंडिया। अब हमको 25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनानी है। हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, रबर पाउडर, प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर सब रिसाइकलिंग हो रहा। तो कंपोनेंट की कीमतें 30% कम हो जाएगी। तो हम और एक्सपोर्ट में इधर ये 7% लॉजिस्टिक में कम हो गया, इसमें 25-30% कम होगा। तो वर्ल्ड में ट्रक, बस, कार, ट्रैक्टर, स्कूटर हमारे देश से सस्ती कहीं मिलेगी नहीं, और क्वालिटी में हम बेस्ट रहेंगे। आज बजाज, टीवीएस और हीरो 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ ऐसा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, वेल्थ बढ़ेगी, और हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत बनेगा। स्मार्ट विलेज नहीं, स्मार्ट सिटीज़ नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे। गांव, गरीब, मजदूर, किसान गरीबी रेखा के ऊपर आएंगे, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होंगे, और सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली विश्व गुरु जैसा हिंदुस्तान बनेगा। ये हमारा रोड मैप है, कोशिशें हैं, मुझे लगता है ये संभव होगा। ओके सर, मतलब आपने इस ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के फेज से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक एंड विजन तो होगी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, रोड्स को लेकर, या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है? मतलब जितने भी हाईवेज बनी है, कुछ एंड पॉइंट है? सच बताओ, बोलो सर। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार यहाँ रहता हूँ जी। सोमवार सुबह उठता हूँ तो यहाँ आता हूँ, बुधवार को काम खत्म करके गुरुवार को कोई देश में दौरे करके आऊँ, नागपुर जाता हूँ,
रात को एक ही सोचता हूँ कि आज क्या खाना है, दूसरा महत्वपूर्ण विचार कोई नहीं होता। मैं जो देखता हूँ वो करता हूँ, चलते रहता हूँ। तुम्हारे जैसे जो विद्वान, अच्छे भाव में बोल रहा हूँ, चिंतक है, सोचने वाले हैं, विद्वान है, उनके ऊपर सब सौंप दिया। तुम सोचो और करो। और मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। 3rd क्लास में पिक्चर देखता था और फुटपाथ पर खाती हुई जिंदगी। मुझे याद है कि एक बार ओबेरॉय शेरेटन में मेरा सत्कार हुआ था, मुझे अवार्ड दिया गया पूरे बिल्डर एसोसिएशन में इंडिया ने, तब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। तो मैं, मेरी लायकी बोलो या मेरा स्वभाव बोलो, वहाँ मेरे लिए भोजन था, मैंने वहाँ सूप पिया, कुछ नहीं पिया, और बराबर गिरगांव चौपाटी आके फुटपाथ पर खाया। तो फुटपाथ पर खाने वाला हूँ, 3rd क्लास में पिक्चर देखने वाला हूँ, और ड्रामा पीछे से देखने वाला हूँ, उस क्लास से आया हूँ। तो इतना ना सोचता हूँ, अभी इतना ही मुझे लगता है। वॉट एवर द बेस्ट विच आई कैन डिलीवर टू दिस कंट्री एंड द सोसाइटी, वट आई बिलीव दैट पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। गाँव, गरीब, मजदूर, किसान और सामान्य व्यक्ति के जीवन को सुसह्य करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, करो। इलेक्ट्रिक हाईवे बनाकर मैं मेरा सपना क्या है कि बस होगी, बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेज जैसी लड़की होगी, चाय कॉफ़ी समोसा मिलेगा, 2 घंटे में दिल्ली जयपुर 2.25 घंटे में होगा, और उसमें लैपटॉप पर वो देखेंगे और सो के जाएगा, और टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा। तो मैं दिल्ली में UR2 बना रहा हूँ, और मैंने 30 लाख टन कचरा रोड में हमने डाल दिया, मेरे को खुशी हुई जी। मैं इस देश का पूरा कचरा डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं इन्वायरमेंट प्रो हूँ। इस देश में बाम्बू का क्रैश बैरियर सक्सेसफुली हुआ। अब रबर का जो टायर है इंपोर्ट करके उसकी पाउडर बनाकर वो पेट्रोल में अपना बिटुमेन में डालकर कम से कम 15 लाख टन इंपोर्ट कम होगा, और रबराइज बिटुमेन मार्केट में आएगा, क्वालिटी सुधर जाएगी रोड की, और ये 15 लाख टन जो होगा, इससे रोजगार मिलेगा। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, 2 चीज़ें मैं कहता हूँ। Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. दूसरी बात कहता हूँ, no material is waste, no person is waste. Okay. It is depending upon the appropriate technology. Okay. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. जी। तो आप काम करते रहो, और ये देश में ट्रिमेंडस क्षमता है। सर, क्या ये सच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम और आसानी से हो सकता है अगर स्टेट्स में भी द सेम पॉलिटिकल पार्टी इज इन पावर, या मुश्किल होती है अगर अलग पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम थोड़ा जब मुश्किल दोनों होता जगह है? एक सरकार होती तो फायदा तो होता है ना, काम झट ये से। सरकार के निर्णय को वो विरोध नहीं करते। ओके कभी कभी क्या होता है, उनका अधिकार है राज्य सरकार का, ये एक निर्णय करती वो विरोध करते हैं, ओके ये भी होता है। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, जी। ये जो अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, अनुपयोगी बातें, उसकी चर्चा करना ही बेकार होता ओके फाइन। है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव काम करूँगा, पॉजिटिव सोचूंगा, समाज के लिए काम करूँगा। जो करता नहीं होगा उसका भी भला, जो कर रहा उसका। धीरे धीरे मुझे लगता है कि एक दिन मैं अकेला जा रहा था, फिर मेरे सोच के साथ धीरे धीरे कारवां बन गया। एक दिन वो भी आएंगे, परिस्थिति बदलेगी जी राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन होगा जी। और राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए वैचारिक मतभिन्नता अलग होने के बाद भी लोग साथ आएंगे। देखो एक बात बताता हूँ, अभी पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन नहीं है, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। मतभेद नहीं है, मतभिन्नताएं नहीं है, विचार शून्यता हमारी समस्या है। और इसलिए कन्विक्शन के साथ समाज, देश, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसके हित में काम करने वाले अलग अलग विचार के, अलग अलग पार्टी के लोग कम से कम उद्दिष्ट के प्रति अगर एक रहेंगे, बाकी बातें उनकी अलग अलग हो सकती है, धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पर एक दिशा में आएंगे तो ये देश की प्रगति और विकास और गतिशील होगा, ऐसा मुझे लगता है। मेरे शो पर कुछ 7 पॉलिटिशियंस आए, अब 8वें पॉलिटिशियन हो। मैं आपको एक बात बता दूं, बताइए सर। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मत बनो। नहीं हूँ, ओके मैं सोशल वर्कर हूँ। ओके और पॉलिटिशियन कैसा होता है, चालू होता है, झूठ बोलता है, न होने वाले काम की विश्वास देता है, ऐसी इमेज है। सब ऐसे नहीं है। अमरीश पुरी नायक में, हाँ, नायक के अमरीश पुरी जैसा। मैं नहीं हूँ, ओके और मुझे करना भी नहीं है। ये किसी में डेर है, मैं भी लोकसभा 3.5 लाख वोटों से जीता हूँ, मेरे शायद मैं और अच्छे मार्जिन से जीतूंगा अगली बार। एक है कि मैं तुमको पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मेरा बैनर नहीं लगाऊंगा जी। अब काम मैं के तुम्हारे बदौलत आऊंगा, तुम्हारा पैर पड़ के आशीर्वाद लूंगा, जिसको देना वोट देना, नहीं देना नहीं। मैं थोड़ी जन्म भर टेका लिया, नहीं
बस लोग बदलेंगे, मेरे से कोई अच्छा आएगा। क्योंकि आप इतने रॉ तरीके से बात कर रहे हो ना, इसलिए शायद यूथ भी आपको सपोर्ट करता है। ये ऑनेस्ट, ये मैंने बहुत बार कहा है आज के कॉन्वर्सेशन, पर ये मेरे सच जो है। पॉलिटिकल सलाहकार है, ये मुझे अच्छा हुआ तुम्हारे कारण हिम्मत मिली, वो मुझे बोलते तुम ऐसा मत बोलो, नहीं नहीं, बोलो सर। अरे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम ऐसी बात। देखो मैं आपको दूँ, मेरा फायदा हो कि नुकसान हो, जी, मैं ऐसा ही रहूँगा, जो मन में आए वही बोलूँगा, जो करना है वही करूँगा, जहाँ चलना है वही चलूँगा, और जो नहीं करना है उसको नहीं कहूँगा, जैसा होगा वैसा होगा। और पॉडकास्ट के थ्रू लोग ऐसी चीजें समझते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन खुल के बात कर रहा है। और आजकल आई ऑनेस्टली फील आपकी दुनिया में ना बहुत सारे लोग गलत पीआर स्ट्रैटेजी यूज देखो करते हैं। मैं एक पोस्टर चिपकाने वाला कार्य करता था, जी, मेरा हैंड राइटिंग गंदा था, अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सभा थी, तो मैं किस लायक था कि काले दीवार पर सफ़ेद चुना मारने की मेरी लायकी थी। जी, तो मैं वो, क्योंकि दीवार पर अटल बिहारी वाजपेयी की जाहिर सभा ये कस्तूरचंद पार्क पर लिखना था, लिखने वाले के अक्षर अच्छे थे, पर उसको पहले सफ़ेद चुना लगाना, मैं सफ़ेद चुना लगाने के लायक था। फिर दूसरा काम मैं क्या करता था, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले से एक बड़ी निशानी लेके साइकिल पे लाके वो जाकर, क्योंकि किसी पोस्टर फाड़ता था, तो वो पोस्टर पे चिक्की चिपकाता था और ऊपर चढ़ के चिपकाता था। दो लायकी मेरी थी कि मैं पोस्टर चिपकाता था और दीवारों पर काले दीवार पर चुना लगाता था। मेरा पीआर नहीं था, मैं कभी दिल्ली आया नहीं हूँ, मुझे अभी दिल्ली मालूम नहीं है, दिल्ली के रोड मालूम नहीं है,